गुड मॉर्निंग। तो देखो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब देखना है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड हम जनरली कहते किसको है? हम अगर देखेंगे बेंजीन रिंग, याद है आपको बेंजीन रिंग किसको कहते हैं? देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है। इसमें डबल बॉन्ड 3 बार रहते हैं, इसको हम कहते हैं बेंजीन। तो बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है सेम सिमिलर स्ट्रक्चर्स जिसके रहते हैं लगभग बेंजीन रिंग जैसे वो, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, सही है, तो इसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज जिससे रिलेट करते हैं उसी को हम जनरली एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जब हम कहते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सही। तो देखो इसकी डेफिनेशन अगर देखोगे, बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड दैट हैव स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रीअसेंबलिंग बेंजीन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसके स्ट्रक्चर्स बेंजीन से रिलेट करते हो और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, सही है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने ये दिखाया, इसको हम कहेंगे बेंजीन। बेंजीन ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो आपके पास मैंने दे दिया CH3, इसको हम क्या कहेंगे? मैथिल बेंजीन। मैथिल बेंजीन या फिर टोलुइन भी कहा जाता है, जनरल नेम है इसका। या फिर ऐसा एग्जांपल है, हेलोजन भी लेके देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन लगे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखो फ्लोरीन की जगह हम क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे, अगर कोई बेंजीन रिंग है, इसको एक OH ग्रुप कनेक्टेड है तो हम इसको क्या कहेंगे? फिनॉल। OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये बेंजीन को जब कनेक्ट रहता है तो इसका जनरल नेम क्या रहता है? फिनॉल। ये एग्जांपल हो गए। उसके बाद और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, अगर 2 बेंजीन रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है, इसको हम कहेंगे नैप्थेलिन। या फिर 3 रिंग कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, इस तरीके से, तो हम इसको क्या कहेंगे? एंथ्रासाइन। तो ये एग्जांपल्स है, नैप्थेलिन, एंथ्रासाइन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन या फिर बेंजीन रिंग, ये एरोमेटिक कंपाउंड के ये एग्जांपल्स है। एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं हम जनरली? जो जिसके स्ट्रक्चर्स, देखो इसके स्ट्रक्चर्स बेंजीन जैसे दिख रहे हैं आपको, बेंजीन रिंग यानी उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है बेंजीन रिंग का, उससे रिलेट करते हैं, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बेंजीन से ही रिलेट करती है, उसी को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक डिफरेंस आता है एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड यानी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड रहते हैं, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और एलिफेटिक कंपाउंड यानी स्ट्रेट चेन वाले, इससे पहले काफ़ी जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो हमने पार्ट देखा है, वो सारे के सारे एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी हमने अभी जो देखे बेंजीन से रिलेट करने वाले स्ट्रक्चर्स। तो देखो इसमें होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। एरोमेटिक कंपाउंड में ये चीज़ याद रखनी है, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। एलिफेटिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कम रहता है। एरोमेटिक कंपाउंड यानी क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले। देखो यहाँ पे लिखा है एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, और यहाँ पे लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देखो दे बर्न विथ शूटी फ्लेम, इसका मतलब क्या है? दे बर्न विथ शूटी फ्लेम, इसका मतलब जो एक फ्लेम रहती है, देखो आपने कभी टायर जलते वगैरह देखा है, कोई भी चीज़ ऐसे जलती है तो उसके ऊपर एक काला काला धुआं रहता है, यानी वो चीज़ कंप्लीटली बर्न नहीं हो रही है। कंप्लीटली जो भी चीज़ बर्न नहीं होती उसका धुआं काला काला निकलता है ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? शूटी फ्लेम, सही। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड जो रहते हैं वो शूटी फ्लेम से बर्न हो जाते हैं,
सो ये शूटी फ्लेम से वो बर्न हो जाते हैं। शूटी फ्लेम यानी जो जब कोई भी फ्लेम आती है उसके ऊपर काला काला धुआं आता है काफ़ी, या फिर इंडस्ट्रीज में आपने वो चिमनी देखी, चिमनी में से धुआं निकलता है, धुआं वहाँ पे फ्लेम भी रहती है और धुआं भी निकलता है, तो उसको हम कहते हैं शूटी फ्लेम। अब एलिफेटिक कंपाउंड जो है वो दे बर्न विथ नॉन शूटी फ्लेम, यानी कि वेल्डिंग वाली फ्लेम रहती है। वेल्डिंग की जो गैस देखे आपने, ब्लू कलर की गैस निकलती है सामने, लेकिन उसके सामने कुछ धुआं नहीं निकलता है, यानी कि वो कंप्लीटली बर्न हो रही है, कंप्लीटली बर्न हो रही है, तो उसको हम कहते हैं नॉन शूटी फ्लेम। तो ये नॉन शूटी फ्लेम से बर्न होते हैं और ये शूटी फ्लेम से बर्न होते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड में होता क्या है, बेंजीन रिंग देखी हमने, बेंजीन रिंग यह भी देखा है हमने इस तरीके से। अब इसमें क्या रहता है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर कैसा रहता है, साइक्लिक रहता है, ये देखो साइक्लिक है। और इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हर एरोमेटिक कंपाउंड में अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहता है। ऐसा एलिफेटिक कंपाउंड में नहीं रहता है। इसमें क्या है, सिंपली एक ओपन चेन रहती है। एलिफेटिक कंपाउंड में एक ओपन चेन रहती है, उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, सिंपली एक ओपन चेन रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है, यहाँ पे कंपलसरी वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है। ये ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक बार आप इसके बीच में चले गए तो बाहर नहीं निकल सकते, इसी को हम कहते हैं साइक्लिक। तो ये साइक्लिक रहता है। और ये देखो यहाँ पे लिखा है दे आर साइक्लिक कंपाउंड विथ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सही है, यहाँ पे लिखा है दे आर ओपन चेन कंपाउंड। एलिफेटिक को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। आगे देखते हैं। अब देखो दे आर नॉट अटैक्ड बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक जो कंपाउंड्स रहते हैं दे आर नॉट इजीली अटैक्ड बाय एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, जैसा KMnO4, हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा है KMnO4, यहाँ पे लिख लेते हैं। KMnO4 आप सबको मालूम है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हमने देखा है कि ये जो है नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन में कोई एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। एडिशन रिएक्शन किसकी, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4, KMnO4 एक पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सही है, तो ऑक्सीजन का एडिशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम कहते हैं। तो देखो दे डू नॉट अटैक बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और भी कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं जो आगे देखेंगे हम, लेकिन जो अब तक देखे वो मैं बता रहा हूँ। KMnO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ये जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, तो नॉर्मल कंडीशन में दे आर नॉट अटैक बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इससे ये अटैक नहीं होता है, यानी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड पे इसका अटैक नहीं हो पाता है इजीली। अब आगे देखते हैं। दे आर इजीली अटैक बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इनका अटैक इजीली हो जाता है। अब इसमें हमने देखा है KMnO4, अगर कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड ले लो C डबल बॉन्ड C, जब इसका अटैक होता है हमने देखा है हाइड्रोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन देखी हमने, वहाँ पे क्या होता है KMnO4 का अटैक होता है। KMnO4 क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर ये बेस के प्रेजेंस में है तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे OH लगता है, यहाँ पे OH लगता है, ग्लाइकोल बनता है, याद है आपको, ग्लाइकोल बनता है। और अगर ये एसिड के प्रेजेंस में है तो आगे क्या होता है, एसिड के प्रेजेंस में है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पिछले रिएक्शन देखो अल्किन की, हाइड्रोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन, ये हो गया हाइड्रोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन यानी ये कंप्लीटली, कोई भी अल्किन जो रहता है वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, कोई भी अल्किन रहता है वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा CO2 और H2O में। सही, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन देखिए हमने
अल्किन अल्किन में हाइड्रोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन, सही है। तो यहाँ पे देखो दे आर इजीली अटैक बाय नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस पे अटैक हो जाता है। और एंड रिड्यूसिंग एजेंट यानी अगर C डबल बॉन्ड C है, इस पे अगर H2 एडिशन ऑफ H2 करते हैं, सही है, तो क्या होता है ये अल्किन से अल्किन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी भी अल्किन में H2 ऐड करते हैं, मैं रिएक्शन बताता हूँ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल के प्रेजेंस में अल्किन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे H लगता है, यहाँ पे H, और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में इसका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का अटैक होता है। इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का अटैक होता है, यानी हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है। आगे देखते हैं, दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली, यानी ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, यानी इसका मतलब ये ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होने देते हैं या फिर हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होने देते हैं, सही है। अब अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड अंडरगो एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है, सही है। ये देखा है हमने, इसके एग्जांपल्स देखे हैं, सही है। एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये इसके एक एग्जांपल्स है। ये रिएक्शंस हमने देखी है इससे पहले लास्ट लेक्चर में। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, दे डू नॉट डीकलराइज डाइल्यूटेड अल्कलाइन KMnO4, यानी कि इनकी अगर रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट को ये डीकलराइज नहीं करते हैं। अब देखो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड रहते हैं उसमें डबल बॉन्ड तो रहता है, फिर भी KMnO4 उसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहते हैं, सही है। एक उसके एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि KMnO4 का नॉर्मली अटैक नहीं होता है, किसके ऊपर, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी रिएक्शन नहीं हो पाती है, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन नहीं हो पाती है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। तो इसी वजह से अगर रिएक्शन नहीं होती तो ये डीकलराइज भी नहीं होता है, अगर रिएक्शन होती है तभी ये डीकलराइज होता है, सही है। इसी के जैसा Br2 ब्रोमीन वाटर भी ब्रोमीन लिक्विड भी रहता है जिसका रेड ब्राउन कलर रहता है। अब ये भी इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, इसीलिए ये भी डीकलराइज नहीं होता है। रेड ब्राउन कलर का रहता है Br2, तो इसकी रिएक्शन नहीं हो पाती है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, यानी कि रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से ये डीकलराइज भी नहीं होता है। आगे देखते हैं, इसमें देखो जो भी बेंजीन रिंग रहती है उसमें क्या रहता है, उसमें डबल बॉन्ड रहता है, फिर भी Br2 उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। डबल बॉन्ड रहता है फिर भी दो डबल बॉन्ड अपीयर इन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, फिर भी यहाँ पे KMnO4 या फिर Br2 इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सही है। आगे देखते हैं, दे डीकलराइज डाइल्यूटेड KMnO4 एंड Br2 CCl4। हमने देखा है ये क्या करता है, जैसे C डबल बॉन्ड C है, सही है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो मैंने आपको बताया ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे OH लग जाता है, यहाँ पे OH, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। अगर KMnO4 बेस के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में है तो ऑक्सीडेशन CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, इसी तरीके से अब Br2 के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। हमने एडिशन ऑफ हैलोजन ये रिएक्शन देखी है, वहाँ पे क्या किया था हमने, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे लगता है Br, यहाँ पे लगता है Br, इजी है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे Br लगना चाहिए, यहाँ पे Br लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही तो डिफरेंस बता रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, हालांकि इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड में ये चीज़ें इजीली हो जाती हैं। आगे देखते हैं, दे प्रिफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पॉइंट को हम जब इसकी पूरी रिएक्शंस देखेंगे तो उसको समझेंगे, अभी याद रखो इसको, दे प्रिफर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके आगे देखना है तो सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस चीज़ को हम आगे समझेंगे, जैसे जैसे रिएक्शंस में हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी, सही। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देखेंगे हम तो उसमें वो क्लियर ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब आगे देखना है हमें बेंजीन के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी बेंजीन। तो देखो
बेंजीन। अब बेंजीन में होता क्या है, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड फेन। बेंजीन को फेन भी कहा जाता है, बेंजीन को हम फेन भी कहते हैं। C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो बेंजीन यहां पे लिखेंगे when benzene present as branch, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, C6H5 कॉल्ड फेनिल ग्रुप कहा जाता है, फिर फिनाइल ग्रुप भी कहा जाता है। सही है, तो बेंजीन को हम फेन कहते हैं, इसका एक नाम है फेन, और इसको फिनाइल ग्रुप भी कहा जाता है। सही है, तो और एक पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 553 केल्विन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो 553 केल्विन रहता है। आगे देखते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसके रिलेटेड। इसके बाद बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड having characteristic odor। तो देखो बेंजीन जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, कभी भी हमने देखा है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही है, तो बेंजीन जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो भी कलरलेस लिक्विड फॉर्म में रहता है। और इसका आगे देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहता है। इसका मतलब जो भी बेंजीन रिंग रहती है उसका एक पर्टिकुलर एक स्मेल रहता है, एक विशेष, यानी एक ऐसे हट के एक स्मेल रहता है उसका। सही है, जिससे कि उसको पहचाना जा सके। लेकिन काफ़ी एरोमेटिक कंपाउंड का स्मेल भी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड का स्मेल रहता है या फिर सभी बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड है उसका स्मेल रहता है। उसके कुछ एक्सेप्शनल भी केस है, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर्स, यानी उनका एक ऐसे विशेष एकदम स्पेशल ऐसा उसका एक स्मेल रहता है जिससे कि हम उसको पहचान सकें, ज़्यादातर बेंजीन रिंग का। या फिर हम कहते हैं कि बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स है जैसे मेथिल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो हमने देखे हैं उसका भी एक अलग से स्मेल रहता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर यानी कोई तो अलग से स्मेल रहता है। सही है, और ये कलरलेस लिक्विड रहता है। अब इसका सोर्स कौन से रहते हैं, इसके सोर्सेस, बेंजीन के सोर्सेस, पेट्रोलियम इसका एक मेन सोर्स है, या फिर हम कह सकते हैं कोल टार इसके ये सोर्सेस हैं। बेंजीन के सोर्सेस अगर हम देखेंगे तो पेट्रोलियम और कोल टार ये इसके सोर्सेस हैं। सही है, तो बेंजीन के बारे में हमने देखा। बेंजीन के बारे में क्या देखा हमने, देखो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। बेंजीन को हम फेन भी कहते हैं, फेन, इसको फेन भी कहा जाता है काफ़ी बार। जब ये ब्रांच के तौर पे प्रेजेंट रहता है तो इसको हम फेनिल ग्रुप कहते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 553 केल्विन है। अब ये ये जो रहता है कलरलेस लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो भी कलरलेस, जिसका हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक स्पेशल उसकी एक स्मेल रहती है। और इसके सोर्सेज जो है वो पेट्रोलियम और कोल टार इसके सोर्सेस है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कंडीशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड की, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड किसको, यानी कोई भी कंपाउंड है उसको हम एरोमेटिक कब कहते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे पहली कंडीशन है कंपाउंड should have cyclic ring, cyclic structure। तो देखो इसके बारे में देखेंगे।
तो पहली कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब बेंजीन के बारे में देखा है हमने, बेंजीन के बारे में देखा है आपने, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये साइक्लिक रहता है, या फिर इसको क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कोई भी बेंजीन ले लो तो उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपलसरी रहता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। जब भी हम किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं तो उसकी कंडीशन है कि वो साइक्लिक होना ही चाहिए। या फिर हमने देखा नैप्थेलिन, ये हो गया हमारा नैप्थेलिन देखा, सही है। या फिर एंथ्रासाइन देखा, एंथ्रासाइन यानी इसके ऊपर और एक रिंग लग जाती है, इसको एंथ्रासाइन देखा, ये भी एग्जांपल्स देखें। लेकिन हर किसी में देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है, कहीं पे ओपन चेन स्ट्रक्चर वाला बात नहीं रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी यानी उसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। यानी इसकी एक पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड हैव प्लेनर, कंपाउंड शुड हैव प्लेनर, कंपाउंड शुड हैव प्लेनर यानी वो एक ही प्लेन में रहना चाहिए। अब देखो ये बेंजीन रिंग है, इसको 3 डायमेंशन में दिखाने की कोई जरूरत है क्या, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, सही है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अब इसका क्या रहता है कि इसके जो कार्बन आइटम्स रहते हैं, ये जो कार्बन आइटम्स है, ये कार्बन आइटम्स रहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज इसका मतलब क्या है। अब ये आगे एक नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, वहां पे ये हाइब्रिडाइज, ये जो वर्ड है इसको डिटेल्स में देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट पूरे डिटेल्स में देखेंगे। बाद में इसमें ये जो sp, sp2, sp3, सही है, sp3d, ये जो भी हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट्स हैं वो वहाँ पे पूरे डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। क्या याद रखना है हमें, अभी के लिए क्या याद रखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या है कि ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या है, ये प्लेनर है। अब देखो यहाँ पे हर कार्बन आइटम डबल बॉन्डेड है, अब ये कार्बन आइटम डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन आइटम डबल बॉन्डेड है, ये भी यहाँ से डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन आइटम डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है। इसमें जितने भी कार्बन आइटम्स आप देखोगे वो सारे के सारे डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है। इसका मतलब उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर, प्लेनर यानी ये xy प्लेन में ही वो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, सही है, तो इनका स्ट्रक्चर रहता है प्लेनर। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड हैव प्लेनर। अगर आप सिंपली बेंजीन रिंग भी देखोगे, ये बेंजीन रिंग है सपोज, इमेजिन करो, तो इसमें भी हर कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, सही है, ये कंडीशन दूसरी कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन रहती है तीसरी, कंपाउंड should follow Huckel's rule, Huckel's rule और 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहली कंडीशन क्या है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ये जो कार्बन आइटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होना चाहिए, यानी कि उसका स्ट्रक्चर प्लेनर ही होना चाहिए, सही। तो अभी देखो आगे देखते हैं, ये तीसरी कंडीशन है कि उस कंपाउंड ने हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये हकल्स रूल है क्या, मैं बताता हूँ। अब देखो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे n = 0 रख सकते हैं, तो क्या आएगा 4 × 0+2 = कितना आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n = 1 रखते हो तो 4 × 1+2 कितना आता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n = 2 रखते हो तो 4 × 2+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो n = 3 रखते हो तो 4 × 3+2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो जो भी आपके पास कंपाउंड है वो एरोमेटिक तभी कहलाता है जब उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी वो वाला कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। अब देखो बेंजीन को हम चेक करते हैं, मान लो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है,
सही है। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, डबल बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये डबल बॉन्ड जो रहता है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, ये एक डबल बॉन्ड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पाई बॉन्ड कौन सा रहता है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा रहता है, ये सिंगल बॉन्ड अगर हम देखेंगे इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। हकल्स रूल क्या कहता है, या कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए। n इक्वल टू आप 0 1 2 3 कितना भी रख सकते हो, तो अगर 1 रखते हो आप तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब जो भी कंपाउंड है उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है वो एरोमेटिक तभी कहलाता है जब उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो बेंजीन को हमने चेक किया कि बेंजीन के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसी तरीके से मैं आपको और भी एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर हमने नैप्थलीन लिया हमने, तो क्या होता है, नैप्थलीन को भी चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था नैप्थलीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बताया था मैंने अभी। तो देखो नैप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसकी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने हमें। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो टोटल कितने हैं, 5 है, तो ये क्या हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए ये इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नैप्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका मतलब ये हकल्स रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। सही है, हकल्स रूल या फिर हम उसको उसी को कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल, इसको रूल भी कहा जाता है। सही है, तो अगर हम देखेंगे, देखो बेंजीन रिंग के अंदर ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, अगर पूछा जाता है कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो क्यों है, हम उसका रीजन बताते हैं। कैसे बताते हैं, ये कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है, दिख रहा है आपको ये साइक्लिक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, ये प्लेनर है। इसका मतलब क्या है, इसका हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब ये एक ही प्लेन में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है उसने हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो करना चाहिए। तो वहां पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वही पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब डबल बॉन्ड 3 है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने 4n+2 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन्स में n की वैल्यू पुट की, तो हमें पता चला 2 पाई 6 पाई 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है। इसका मतलब कि ये हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। सही है, यानी कि इसका मतलब हम देखेंगे कि देखो ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, ये कंपाउंड प्लेनर भी है, और ये कंपाउंड्स हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। देखो ये वाला जो बेंजीन है इसको एरोमेटिक ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और ये हकल्स रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। ये भी कंपाउंड नैप्थलीन भी देखोगे तो ये देखो ये साइक्लिक भी है, देखो इसमें साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक है, और ऊपर से ये प्लेनर भी है, क्योंकि हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज कब कहते हैं, जब वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम रहता है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब प्लेनर है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ये हकल्स रूल को ही फॉलो कर रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हकल्स रूल को ही फॉलो कर रहा है। तो ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, और ये हकल्स रूल को ही फॉलो कर रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे और एक रिंग बढ़ा दी, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंथ्रासाइन। एंथ्रासाइन में भी देखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये ऑलरेडी 10 है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये 10 + 4 कितने हो गए टोटल, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एंथ्रासाइन में भी आप देखोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब यहाँ पे हकल्स रूल की कंडीशन देखो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एंथ्रासाइन भी अगर आप लोगे तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, और ये हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो थी एक जनरल एरोमेटिक, जनरल नहीं, ये एरोमेटिक कंडीशंस
एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन ही है। किसी भी कंपाउंड का जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं एरोमेटिक के लिए, यानी कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, किस बेस पे कहते हैं, वो इस 3 कंडीशन पे कहते हैं कि वो कंपाउंड, वो वाला जो कंपाउंड है वो एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा उसने हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को उसने फॉलो करना चाहिए। तभी जाके हम उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसकी कंडीशंस देखी हमने, बेंजीन में देखी, नैप्थेलिन में देखी, एंथ्रासाइन में देखी है, सही है। बाकी इसके रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।